हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था राजपूतों के विभिन्न वंशों के बारे में, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजपूतों का शासन प्रबंधन। शासन प्रबंधन ही बताता है कि किसी भी समय में जो भी व्यक्ति राजा रहा है, जो भी वंश ने राज किया है, उसके समय में शासन व्यवस्था कैसी रही थी, कौन कौन से अधिकारी थे, न्याय प्रबंधन कैसा था, उसका केंद्रीय प्रबंधन कैसा था, स्थानीय इकाइयां कौन कौन सी थी, उसमें किन किन अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था, उन अधिकारियों के क्या क्या कर्तव्य जो है इजाद किए गए थे, बनाए गए थे, उनके क्या कर्तव्य होते थे। तो राजपूतों के शासन प्रबंधन की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें सबसे पहले जो है हम बात करते हैं अधिकारियों की। अधिकारियों में हम बात करते हैं सबसे पहले राजा की। राजा के विषय में बात करते हैं हम। सबसे पहले राजा का जो पद था वो सबसे मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उच्च पद था। राजपूत शासन काल में ही नहीं, अभी तो हम किसी भी समय में पढ़ेंगे तो राजा ही सर्वे सर्वा हुआ। हम किसी भी समय के इतिहास को उठा करके देखें तो प्रत्येक समय में हम यही बात करेंगे कि राजा सर्वे सर्वा था, शक्तियों का अधिकारी था। उसी के पास जो है न्याय के संबंध में, शासन व्यवस्था के संबंध में, विभिन्न अधिकारियों को नियुक्त करने के संबंध में हर तरह के अधिकार थे। तो राजपूत राजा भी सर्वे सर्वा था, दैवीय गुणों से संपन्न और हर तरह की सुख सुविधाओं को भोगते हुए प्रजा के हितकारी काम करने वाला जो है राजा माना गया है। तो राजा का जो पद था वो पैतृक था कि एक व्यक्ति राजा है, उसके बाद जो है वो मर गया तो अपने जीते जी वो किसी व्यक्ति को युवराज घोषित कर जाएगा। नहीं करेगा तो सीधी सी बात है, उसकी मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र राजा बनेगा। बड़े में दम नहीं है तो छोटे वाला बड़े को मार देगा, छोटे वाला राजा बन जाएगा। तो इस तरह से हुआ करता था। पैतृक आधार पे ही राजगद्दी प्राप्त होती थी। और ये पैतृक आधार कब छीने जाते थे? तब छीने जाते थे जब कोई अन्य कुल का व्यक्ति या फिर अन्य कोई शक्तिशाली व्यक्ति उसको मार देता है। तो इस तरह से वो जो है पैतृक अधिकार या पैतृक जो चेन थी वो टूट जाती थी। तो राजा सर्वे सर्वा था, न्याय का मुख्य अधिकारी था, न्याय करने वाला था, भू राजस्व लागू करने वाला था, सेना का नेतृत्व करने वाला था, युद्धों में सेना की अगुवाई करने वाला था, और प्रत्येक रूप से हम देखें तो प्रजा के हितकारी काम करने का काम जो है राजा का ही था। दूसरा जो पद है वो है युवराज का। युवराज जो था राजा के बाद जिसे दूसरा पद माना जाता है। क्यों? क्योंकि राजा अपने जीते जी अपने किसी पुत्र को या फिर अपने उसके पुत्र ना होने की स्थिति में अपने किसी सगे संबंधी को अपना युवराज घोषित कर देता था कि मेरी मृत्यु के बाद, मेरे मरने के बाद मेरे बाद ये व्यक्ति राजा बनेगा। ऐसा होता था। लेकिन हालांकि कई बार ये होता था कि राजा का मोह छोटे पुत्र में हो, और या फिर छोटे पुत्र को वो ज्यादा योग्य समझता हो, तो इस वजह से कई बार जो है ज्येष्ठ पुत्र के बजाय छोटे पुत्रों के भी युवराज बनाने के संकेत मिलते हैं। तो युवराज अपने पिता के साथ रहते हुए अपने राजा बनने से पहले ही राजा के कर्तव्यों को किस प्रकार से वहन करना है वो सारी चीजें सीख लेता था। वह युद्धों में अपने पिता के साथ जाता, सारी चीजें वो देखता, सीखता, और किस तरह से आगे उसने राजकाज चलाना है वो सारा जो है वो निर्णय लेना पहले ही सीख जाता था। अगला जो पद है वो है पटरानी का। पटरानी का भी मुख्य स्थान था राजपूत शासकों के समय में, क्योंकि पटरानी राजा की मुख्य रानी होती थी। हालांकि राजपूत शासकों के समय में भी राजपूत शासक कई सारी शादियां करते थे, विवाह संपन्न करवाते थे, और पटरानी उन सारे ही रानियों में मुख्य होती थी। पटरानी का काम होता था कि जो भी धार्मिक कर्मकांड है उसमें वो राजा के साथ बैठे, राजा के साथ बैठती, राजा के साथ बैठे बिना पटरानी के राजा के साथ बैठे बिना कोई भी धार्मिक अनुष्ठान
संपन्न नहीं माना जाता था और पटरानी का जो है काफी मुख्य योगदान माना जाता है। लेकिन अजयराज की पत्नी के अपने पति के साथ जो है सिक्के ढलवाने के भी संकेत मिलते हैं। और भी जो है हम ये कहें कि पटरानियां राजा के साथ मिलकर के शासन चलाती थी, तो ऐसा कुछ एक उदाहरण में ही देखने को मिलता है। लेकिन उनका मुख्य काम था राजा के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में बैठना। धार्मिक अनुष्ठान अपनी पटरानी के बिना राजा के संपूर्ण नहीं होते थे। अगला जो मुख्य बात थी वो थी मंत्रियों की। यदि हम बात करें पदाधिकारियों की, तो वो पद होता था महामंत्री का। महामंत्री स्टूडेंट्स, जैसे कि हम प्रधानमंत्री के बारे में, वजीर के बारे में, वकील के बारे में पढ़ेंगे आगे दिल्ली सल्तनत में, तो वही पद था महामंत्री का। उस समय उसको महामंत्री कहते थे। प्रधानमंत्री के लिए महामंत्री शब्द यूज किया गया है। इसका काम था राजा को हर विषय में अवगत करवाना, सलाह देना। इसकी सलाह से ही आगे राजा विभिन्न पद अधिकारियों को, मंत्रियों को नियुक्त करता था। राजा के बाद, युवराज के बाद इसकी मुख्य भूमिका थी पद अधिकारियों में। अगला मुख्य स्थान था सेनापति का, जो दंड नायक भी कहलाता था। दंड देने का काम भी थोड़ा बहुत वो करता था। मुख्य सेनापति का काम था कि सेना का संगठन करना, उसकी सेना में कितने सैनिक हैं, कितने हाथी घोड़े हैं, कितने अस्त्र शस्त्र हैं, और सेना जहाँ पे रह रही है उन किलों की मुरम्मत करवाना। ये सारा का सारा काम, सारा संचालन का काम जो है सेनापति करवाता था। इसके बाद जो अगला अधिकारी था वो था पुरोहित। पुरोहित का काम था कि राजा की जीत के लिए विभिन्न तरह के धार्मिक अनुष्ठानों को जो है करवाना, और जीत के बाद धार्मिक अनुष्ठानों को करवाना। राजा की भलाई के लिए विभिन्न समय समय पे धार्मिक अनुष्ठान करवाना। राजा के भविष्य के लिए विभिन्न तरह की सलाहें देना, और विभिन्न अन्य स्थानीय इकाइयों के जो ब्राह्मण वर्ग था या जो पुरोहित वर्ग था उनके ऊपर इसका मुख्य प्रभुत्व, मुख्य प्रभाव होता था। अगला अधिकारी था संधि विग्राहक। संधि विग्राहक, इसका मुख्य काम था संधि विग्राहक का कि जो राजा के संबंध हैं दूसरे राजाओं के साथ, उनके साथ राजा के संबंध कैसे हैं, और यदि राजा को उनके साथ संधि करनी है तो उनके साथ संधि जो की गई है वो किस विषय पे, किस हद तक की गई है, कितनी जो है मूल्य में की गई है, तो सारा काम इसका होता था। विदेशी मामलों में संधि का से संबंधित काम संधि विग्राहक देखता था। अगला है प्रतिहार। प्रतिहार वो पद है जिसमें वो व्यक्ति था जो राजा से कोई मिलने आता था, तो प्रतिहार की आज्ञा के बिना जो है वो राजा से नहीं मिल सकता था, तो प्रतिहार उसको राजा से मिलवाने ले जाता था। अगला है खड़ग ग्रहक। खड़ग ग्रहक ये अधिकारी संभवतः राजा का अंगरक्षक हुआ करता था, क्योंकि राजा को भी डर रहता था कि उसके बहुत सारे दुश्मन होते थे, तो उससे राजा की रक्षा करने का काम खड़ग ग्रहक नाम का अधिकारी का होता था। अगला है लास्ट अधिकारी है दूतक। राजा के सभी आदेशों और फरमानों को स्थानीय इकाइयों तक पहुंचाने का जो काम है वो दूतक करता था। स्थानीय इकाइयों तक जो राजा के संदेश हैं, फरमान हैं, आदेश हैं जो पहुंचाने हैं, और बाद में स्थानीय इकाइयां अपने लेवल पे उसकी बुनियादी करवाती थी, तो वो काम सारा जो है दूतक का होता था, दूतक देखता था। तो ये जो है ये हमने जो अधिकारी पढ़े हैं, ये इतने अधिकारी मिल करके राजा की सहायता करते थे, और राजा इन सब की सहायता से शासन प्रबंधन देखता था। उसके बाद हम स्थानीय प्रबंधन की बात करें, राजा ने अपने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है आगे अपने राज्य को विभिन्न विषयों में बांटा था।
या फिर उसको ये कहें कि विभिन्न नगरों में बांटा था। नगर के मुख्य अधिकारी को नगर रक्षक कहते थे, या विषयपति भी उसको हम कह सकते हैं। तो इस तरह से एक विषय के अधीन जो है जो गांव आते थे, बहुत सारे गांव का को मिला करके विषय बनता था, विषयों को मिला करके फिर जो है एक राजकीय क्षेत्र बनता था जिसका मालिक राजा होता था। तो स्थानीय प्रबंधन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। गांव का प्रशासन ग्राम पंचायत संभालती थी। और ग्राम पंचायत कैसे होती थी कि प्रत्येक गांव में जैसे कि परिवार होते हैं, प्रत्येक परिवार का कोई ना कोई मुखिया भी होता है, बुजुर्ग होते हैं। प्रत्येक परिवार के बुजुर्ग को परिवार का मुखिया मान लिया जाता था पहले। तो उस हर परिवार के मुखिया जो है एक सभा के सदस्य होते थे। वो सारे ही जो सभा के सदस्य होते थे, जो मुखिया लोग, वो 5 सदस्यों की एक काउंसिल चुन लेते थे, जो एक तरह से ग्राम पंचायत थी। वही गांव के झगड़ों का निपटारा करती, न्याय प्रबंधन देखती, शांति व्यवस्था देखती, ग्रामीण लोगों की जो समस्याएं हैं वो सुनती थी, और ग्रामीण प्रशासन से संबंधित जो भी निर्णय लेने होते थे वो लेने के लिए वो स्वतंत्र होती थी। स्थानीय प्रबंधन के बाद हम बात करते हैं वित्तीय प्रबंधन की। वित्तीय प्रबंधन की तो वित्त, जैसे हमने ये स्थानीय प्रबंधन पढ़ लिया और ये जो केंद्रीय प्रबंधन पढ़ लिया शासन को चलाने के लिए, तो वित्त कहाँ से आता था। किसी भी समय को हम पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे कि राजा की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था। उस समय पे राजा भूमि कर के रूप में 1/6 भाग से लेकर के 1/3 तक जो है वो भूमि कर के रूप में लेता था। और दूसरा जो है, इसके अतिरिक्त विभिन्न जो है चुंगियां लगती थी सामान पे, वो चुंगी कर जो है वो राजा की आय के मुख्य स्रोत होते थे। या फिर जो तैयार वस्तुएं हैं, जो तैयार माल है, उनके ऊपर कर लगाया जाता था। मंदिरों को जो भूमि दान में दे दी गई है, वो ब्राह्मणों की भूमि होती थी, उस पर किसी तरह का कोई कर नहीं लिया जाता था। जैसे धार्मिक कर्म कांडों के लिए कि धार्मिक अनुष्ठान करवाएगा राजा, तो लोगों पर कर लगा देता था, वो भी राजा की आय के मुख्य स्रोत होते थे, साधन होते थे। तो वो जो इकट्ठा किया हुआ धन राजकोष में जमा हो जाता, उससे लोगों के हितकारी काम करना, सैनिक प्रबंधन करना, और जो राजमहल के जो खर्चे हैं वो सारे चलाना जो है वो सारा ही वित्तीय प्रबंधन में शामिल था। न्याय व्यवस्था की बात हम करें कि न्याय प्रबंधन कैसा था, तो हमने बात की है स्टूडेंट सभी की। मुख्य अधिकारी के रूप में जो है हम राजा को ही पढ़ते हैं कि राजा सुप्रीम जज था एक तरह से। और उससे छोटी जो इकाई थी प्रांत थी। प्रांतों में भी जो है न्यायालय होते थे जहाँ पे दीवानी फौजदारी मामले सुने जाते थे। सबसे छोटे निकाय के रूप में हमने बात की है ग्राम पंचायत की। तो ग्राम पंचायत एक तरह से अपने मामलों को सुलझाने के लिए स्वयं जिम्मेवार थी। और जो हमने 5 सदस्यों की काउंसिल की बात की है, तो वही एक तरह से ग्राम पंचायत के काम करती थी, और वही जो है आपसी झगड़ों का निपटारा करती थी। दीवानी और फौजदारी मामले के मुकदमे वहीं सुने जाते थे। अगर वहां नहीं सुलझते थे तो उससे ऊपरी अदालत, नगरीय अदालतों में जाते थे, और जब वहां भी नहीं सुलझते थे तो राजा की अदालत में, राजा के पास जाते थे। राजा का निर्णय सर्वोच्च सर्वमान्य निर्णय होता था। तो इस तरह से न्याय प्रबंधन था। सैनिक प्रबंधन की हम बात करें, सैनिक प्रबंधन की हम बात करें तो सैनिक किसी भी राज्य की सेना का मुख्य आधार होते हैं सैनिक। और सैनिकों के बिना जो है राजा अपने राज्य को साम्राज्य में तब्दील नहीं कर सकता। तो राजा को यदि अपने राज्य को बढ़ाना है तो सेना का मुख्य योगदान होता है। दूसरे राजा से युद्ध करना पड़ेगा, या फिर अपना शक्ति प्रदर्शन के लिए भी उसको सेना की आवश्यकता है। लेकिन उस समय पे राजा के विलासी होने के प्रमाण भी मिलते हैं, क्योंकि उस समय पे सामंतवादी व्यवस्था का प्रादुर्भाव हमें देखने को मिला। सामंतवादी व्यवस्था के लिए हम जो टॉपिक है वो हम उसको डिटेल में कल पढ़ेंगे। सामंतवादी व्यवस्था का ही टॉपिक पढ़ेंगे कल हम। तो सामंतों पे आधारित थी इनकी, राजाओं की मुख्य जो सेना थी, सेना का संगठन था। हालांकि इनमें हाथी सेना
पैदल सेना, घुड़सवार सेना होती थी, और हाथियों पे बैठ करके युद्ध करना ज्यादा वो समझते थे, शान और शौकत समझते थे। शान से युद्ध करने के कारण ही ये अपने वजूद को न बचा पाए, बल्कि ज्यादा शान और शौकत, ज्यादा दिखावे के कारण ही धीरे धीरे करके बहुत ही जल्दी इनका जो है अंत हो गया। तो सैनिक प्रबंधन इनका काफी खराब माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की है राजपूतों के शासन प्रबंधन की, जिसमें हमने पढ़े हैं राजा युवराज पटरानी। उसके बाद हमने विभिन्न अधिकारियों की बात की है, जिसमें हमने बात की है महामंत्री की, सेनापति की, पुरोहित की, संधि विग्राहक की, प्रतिहार, खड़ग ग्राहक और दूतक की। उसके बाद हमने बात की है स्थानीय प्रबंधन की। उसके बाद हमने बात की है वित्तीय प्रबंधन की, न्याय प्रबंधन की, सैनिक प्रबंधन की। कल हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सामंतवादी व्यवस्था, कि राजपूतों के समय में भारतीय समाज में जो सामंतवाद के तत्व उभरे थे, सामंतवादी व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ था, वो व्यवस्था कैसी व्यवस्था थी, सामंत लोग कौन थे, कैसे उनका उदय हुआ। हालांकि मैं ये बता दूं आपको कि हमने क्लास में डिस्कस किया था कि यूरोपीय समाज से ये व्यवस्था उभर कर सामने आई है, जो भारतीय समाज में तो काफी बाद में जो है इसका प्रादुर्भाव देखने को मिला है। तो ये हम इसका डिटेल में इसको कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।